नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। पाठशाला की वीकेंड क्लास शुरू हो चुकी है। इस क्लास में आज मैं वो चैप्टर्स लेकर आया हूं जिन्हें दोबारा देखने की जरूरत है और जो आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत पसंद किए और कहा कि दोबारा देखना चाहते हैं। आप में से वो लोग जिन्होंने किसी वजह से इन चैप्टर्स को मिस कर दिया हो तो उनके लिए भी ये वीकेंड क्लास बहुत काम की है, क्योंकि यहाँ पाठशाला के सभी सुपरहिट चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की पाठशाला। पाठशाला में कल हमने चोल साम्राज्य का इतिहास बताया, जो दर्शकों को बहुत पसंद आया। पाठशाला के दर्शकों ने हमें मैसेज भेजे कि चोल साम्राज्य का इतिहास इतना गौरवशाली था, यह पता ही नहीं था। स्कूल की किताबों में थोड़ा बहुत पढ़ा है लोगों ने, लेकिन जैसे मुगल साम्राज्य का इतिहास कूट कूट के भर दिया गया इस देश में लोगों के दिमाग में, वैसे कूट कूट के यह भरा नहीं गया कि हिंदू चोल राजाओं ने क्या किया। क्योंकि इतिहास की किताबों में भी सबसे ज्यादा महिमा मंडन मुगलों का ही होता है। कई दर्शकों ने तो रिक्वेस्ट भी की कि चोल राजाओं के इतिहास का एक और चैप्टर खोलिए। दर्शकों की डिमांड पर हिंदू चोल राजाओं का दूसरा चैप्टर आज लेकर आया। पाठशाला में हमने आपको बताया था कि दक्षिण भारत के चोल राजाओं ने आज से 1200 साल पहले ऐसे ऐसे काम किए जो उनके बाद आने वाले मुगल और यहां तक कि अंग्रेज भी नहीं कर पाए। चोल राजाओं की सी पॉलिसी यानी समुद्र नीति, उनका फॉरेन ट्रेड, उनका आर्किटेक्चर, चोल राजाओं का गवर्नेंस मॉडल और चोल राजाओं के दौर के साइंस एक्सपेरिमेंट्स, ये सब अपने समय से बहुत आगे था। पीएम जो कह रहे थे वो गलत नहीं कह रहे थे। आज चोल हिस्ट्री के दूसरे चैप्टर में आपको इन सब की डिटेल जानकारी दूंगा। पहले आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि चोल साम्राज्य कितना बड़ा था। जल्दी से आपको रिवाइज करा देता हूं जिन लोगों ने नहीं देखा। चोल साम्राज्य का विस्तार भारत में आज के तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक तक था। इसके अलावा बर्मा, बांग्लादेश, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, कंबोडिया, वियतनाम तक चोल साम्राज्य फैला था और ये सारे समुद्र के उस पार हैं। तो इसीलिए उनकी समुद्र नीति जो है, समुद्र पार करके वहां अपना साम्राज्य फैलाना, ये अपने आप में ये बहुत शानदार उनको बनाता है। बहुत ज्यादा उनकी जो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी थी उसके बारे में बताता है। चोल साम्राज्य के निशान आज भी इन देशों में पाए जाते हैं। इन देशों में आज भी कई बड़े और विशाल मंदिर मौजूद हैं। कई मंदिर तो चोल काल में बनाए गए थे। हमने आपको चोल राजाओं के बनाए मंदिरों के बारे में थोड़ा कल बताया था, जिनके सामने मुगलों के बनाए किले, महल कुछ नहीं थे भाई। यहां तक कि यूरोप के देशों के आर्किटेक्चर भी चोल राजाओं के बनाए मंदिरों के सामने फीके दिखते हैं। चोल साम्राज्य में बने मंदिरों का आर्किटेक्चर आज भी शोध का विषय है। लेकिन बात सिर्फ चोल राजाओं के बनाए मंदिरों के आर्किटेक्चर की नहीं है। आर्किटेक्चर के साथ साथ चोल मंदिर विज्ञान और प्रयोग का भी केंद्र हुआ करते थे। चोल शासक विजयालय ने तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में चोलेश्वर मंदिर बनवाया था। इसे विजयालय चोलेश्वर मंदिर कहते हैं और यह मंदिर अपने अनूठे आर्किटेक्चर के कारण बहुत प्रसिद्ध है। साथ ही यानी अगर कोई इस मंदिर में बिना इजाजत या सेना के साथ आना चाहे तो संभव ही नहीं है, उसको पता ही नहीं चलेगा कि घुसना कहां से। इसके अलावा मंदिर परिसर में जो अलग अलग गुंबद बने हैं वो भी एक जैसे और दिशा के हिसाब से नहीं बने। इसका रहस्य आज भी पता नहीं चल पाया कि ऐसा क्यों किया गया था। विजयालय चोलेश्वर मंदिर की दीवारों पर जो कलाकृतियां बनाई गई हैं वो भी कम मिस्टीरियस नहीं है और उनके बारे में आपको जानना चाहिए। विजयालय चोलेश्वर मंदिर की दीवारों पर विज्ञान का वो चमत्कार अंकित है जो आज के हाईटेक साइंस के समय में भी बहुत रेयर है। इस मंदिर की दीवारों पर बनी कलाकृतियों से यह भी कहा जाता है कि चोल राजाओं के समय में जानवरों को जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता था। यह दावा किया जाता है, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं इसमें दावा यह किया जाता है कि ये जो कलाकृतियां बनी हैं ये जेनेटिकली जानवरों को मॉडिफाई कैसे किया गया था उसको दिखाती हैं और क्रॉस ब्रीड नस्ल तैयार की जाती थी उस जमाने में, यह दावा किया जाता है। सोचिए अगर यह दावा सही है तो चोल राजा जो थे या हिंदू चोल राजाओं का जो साम्राज्य था वो विज्ञान साइंस के मामले में उस जमाने में कितना आगे था। जैसे हाथी और शेर का क्रॉस ब्रीड याली, उस समय हाथी को यानाई और शेर को पुली कहा जाता था। इन दोनों के मिलन से याली नस्ल का जानवर बना, जैसे आज के दौर में लाइगर तैयार किया जाता है और यह कुत्तों की अलग अलग क्रॉस ब्रीड से तैयार किया जाता है।
विजयालय चोलेश्वर मंदिर में न केवल जानवरों पर प्रयोग होते थे, बल्कि इंसानों को भी जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता था, यह कहा जाता है। ये तस्वीरें आप देखिए जो विजयालय चोलेश्वर मंदिर की दीवारों पर बनी हैं। इसमें हाथी और शेर के क्रॉस ब्रीड से बने याली के शरीर पर इंसानी चेहरा दिख रहा है। इस नस्ल को निर्याली कहते थे, यानी उस समय में 1200 साल पहले चोल शासकों के दौर में विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली थी, दावा किया जाता है कि वो जेनेटिक एक्सपेरिमेंट करके नई नस्लें तैयार कर रहे हैं। विजयालय चोलेश्वर मंदिर की अलग वास्तुकला के पीछे यह भी एक कारण हो सकता है कि वहां जेनेटिक एक्सपेरिमेंट होते थे। मुगलों के दौर में इस तरह के एक्सपेरिमेंट के बारे में कभी आपने सुना है? बस केवल कहने के लिए महान का रट्टा आपको लगवा दिया गया है। अब आप समझिए कि जिस काम को चोल राजाओं ने कर दिया था उसके बारे में मुगल सोच तक नहीं पाए, लेकिन मुगल दौर के आर्किटेक्चर की तारीफ होती रही। कीजिए ना तारीफ, कौन मना करता है, लेकिन जब उससे बेहतर कुछ है तो उसको कहां साइड में डाल दिए भाई? उसको भी तो इतना ही कूट कूट के दिमाग में भरना था। आपको चोलों के बनाए बृहदेश्वर मंदिर के अंदर का दृश्य दिखाता हूं। बृहदेश्वर मंदिर को राजा चोल प्रथम ने बनवाया था। यह मंदिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। इस मंदिर की भव्यता और इसका स्केल मुगलों के दौर में बनी इमारतों से कहीं ज्यादा है। इसके अलावा चोल शासकों के बनवाए मंदिर उस दौर में स्थानीय व्यापार को बढ़ाते थे। भक्तों के आने से स्थानीय लोगों को फायदा होता था। साथ ही संकट के समय में लोग इन्हीं मंदिरों में शरण लेते थे, जैसे अकाल, महामारी या फिर शत्रु आक्रमण के समय ये मंदिर लोगों के लिए आसरा बनते थे, इसलिए भी इतने भव्य होते थे। इस बात के ऐतिहासिक प्रमाण हैं कि जिन राजाओं का कब्जा समंदर पर होता था वो राज्य ज्यादा धनवान होते थे। चोल राजवंश के पास समंदर का बहुत बड़ा इलाका था। अब आपको एक मैप के जरिए समझाता हूं कि चोल साम्राज्य कितने बड़े इलाके में फैला था और वो किन इलाकों में व्यापार करते थे और उनका असर किन इलाकों में था। इससे आपको समझ में आएगा कि कितना विस्तृत साम्राज्य था इनका। यह व्यापार के लिहाज से आपको समझा रहा हूं। दक्षिण भारत का जो हिस्सा पीले रंग में आपको दिख रहा है वो चोल राजवंश का इलाका है। मौजूदा भारत में देखें तो तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल का जो इलाका है वो चोल राजवंशों के कब्जे में था भारत के अंदर। अगर आप बात करें, लाल रंग वाला जो हिस्सा देख रहे हैं वो चोल राजवंश के असर वाले इलाके हैं। भारत में ये ओडिशा, बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं, जबकि बर्मा, बांग्लादेश, थाईलैंड, मलेशिया तक भी चोलों का व्यापार फैला हुआ है। हल्के नीले रंग का जो रूट आप देख रहे हैं ये बिजनेस रूट बताया गया। इसी रूट के जरिए चोल राजवंश दक्षिण भारत से चीन और सुमात्रा तक व्यापार करते थे। देख रहे हैं कितना जबरदस्त फैला हुआ है इनका पूरा जो ट्रेड कहिए, ट्रेड व्यापार के मामले में चोल राजाओं का सबसे ज्यादा जोर समुद्री गतिविधि पर था, जिसके कारण वो चीन और दक्षिण पूर्व एशिया में अपना व्यापार बढ़ाने में कामयाब रहे। चोल राजाओं के कारण ही दक्षिण भारत के राज्यों में समंदर में व्यापारिक एक्टिविटी बहुत तेजी से बढ़ी। भारत के पश्चिमी और पूर्वी तट के कुछ हिस्सों पर चोल राजाओं का कब्जा था, जिसके कारण उन्हें समुद्री व्यापार में काफी फायदा होता था। चीन के तांग राजवंश राजा शैलेंद्र के अधीन वाले श्री विजय साम्राज्य और बगदाद के अब्बासिद खलीफत चोल राजाओं के मुख्य बिजनेस पार्टनर थे। 1077 में चोल राजवंश का एक दूतावास चीन में खुल गया था। उस जमाने में चीन में दूतावास, आज आप सुनते हैं ना कि आपका दूतावास, भारतीय दूतावास सुनते हैं, वो चोल राजवंश का दूतावास चीन में खुला हुआ था। ऐसा बिजनेस चल रहा था। यह दूतावास एक तरह का बिजनेस सेंटर था जहां आने वाले व्यापारियों को काफी फायदा होता था। उस समय कुलोथुंगा के पास चोल राजवंश की कमान थी। सुमात्रा में मिले खंडित तमिल शिलालेख में मर्चेंट नाना देसा के नाम का जिक्र है। इससे पता चला कि चोल काल के दौरान विदेशी व्यापार सक्रिय रूप से होता था। चोल राजवंश का फॉरेन ट्रेड अरब, ग्रीस, इजिप्ट, रोम तक फैला हुआ था। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने समुद्री खनन से जुड़े अहम मिशन समुद्रयान के बारे में कई अहम जानकारियां शेयर। अब ये समुद्रयान क्या है बॉस? ये जो देख रहे हैं समुद्रयान, ये क्या करेगा? नरेंद्र मोदी कौन सा खजाना ढूंढने के लिए भेज रहे हैं? मिशन समुद्रयान के तहत समुद्र की गहराई पर मत्स्य 6000 नाम का डीप सी
सबसे खास बात है कि इसे स्वदेशी तकनीक से चेन्नई के मौजूद राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT ने एक ज्वाइंट मिशन के तहत तैयार किया, मतलब अपने देश में बना हुआ। इसे बनाने में IIT मद्रास और भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो की भी मदद ली गई। इस वाहन के साथ 3 लोग जा सकते हैं। ये एक बार में 12 घंटे तक काम कर सकता है और आपातकालीन स्थिति में 96 घंटे तक गहरे समुद्र में रह सकता है। करीब 2.1 मीटर व्यास वाले इस व्हीकल को टाइटेनियम धातु से बनाया गया ताकि समुद्र की गहराई में पानी के दबाव को यह झेल सके। बहुत प्रेशर होता है नीचे। इसके अलावा पानी की गहराई में माइनस में तापमान होता है। बहुत गहराई में जाइएगा, ठंडा, एकदम ठंडा माहौल। तो घंटों काम करने के लिए एक एडवांस तकनीक से बने व्हीकल की जरूरत पड़ती है। इस तकनीक को तैयार करने में भारत को करीब 40 साल का लंबा समय लगता है। यह तकनीक अब तक 5-6 देशों के पास थी, लेकिन अब भारत ने भी अपना एडवांस्ड अंडर वाटर व्हीकल तैयार कर लिया, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। मिशन समुद्रयान भारत के लिए गर्व और सम्मान से जुड़ा हुआ एक मिशन, क्योंकि अब तक इस सेक्टर में अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चीन बस यही थे। लेकिन अब इस एलीट क्लब में भारत की दमदार एंट्री हो रही है। अब इससे फायदा क्या होगा अभी बताऊंगा। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि भारत के आसपास मौजूद समुद्र में कई ऐसे दुर्लभ और कीमती खनिज हैं जिन्हें निकालकर देश को बड़ा फायदा हो सकता है। आज आपको उस खजाने के बारे में बताना चाहता हूं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मुताबिक भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी जो कोस्ट लाइन है, जो समुद्री एरिया है, यानी तटीय रेखा, इसमें करीब 38 करोड़ टन खनिज मौजूद है। इसमें 9 करोड़ टन मैग्नीज है, 42 लाख टन कॉपर है, 47 लाख टन निकेल है और 5.5 लाख टन कोबाल्ट मौजूद है। अब आप कहेंगे ये क्या यार, ये क्या है, इसका क्या है बॉस? इनकी कीमत सुनिएगा ना तो ठंडे में भी नहाना पड़ेगा, दिमाग से ऐसा लाइट फेंके। इनकी कीमत है करीब 9 लाख करोड़ रुपए। सोचिए अगर ये खनिज भारत को मिल गए तो भारत की किस्मत कैसे चमक जाएगी। सरकार ने इस मिशन के लिए करीब 1500 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया, मतलब 1500 करोड़ रुपए लगाकर 9 लाख करोड़ रुपए का सामान ढूंढने की तैयारी। यानी यह मिशन भारत के लिए बहुत मुनाफे का मिशन साबित हो सकता है। उतने में भी तो देश के लिए काम आएगा ये जो खनिज मिलेगा, क्योंकि अगर आप सुनेंगे कि भारत कितना खनिज दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है जो समंदर के नीचे मौजूद है, तब आपको पता चलेगा ये कितने काम की बात आपको बता रहा हूं। जैसे अगर आप देखेंगे कि भारत कितना खनिज इंपोर्ट कर रहा है, मतलब आयात कर रहा है। अगर आप देखेंगे सालाना जो कॉपर इंपोर्ट करता है, नहीं सुनते कॉपर का वायर है, कॉपर का वायर है, नहीं सुनते, वो कॉपर 5.4 लाख टन सालाना इंपोर्ट करता है हर साल। सोचिए अगर ये कॉपर मिल जाए उस समुद्र में नीचे जाकर खोजकर, मात्र 1500 करोड़ रुपए लगाकर, तो कितना फायदा होगा। क्योंकि समंदर में कहा जा रहा है कि 42 लाख टन वहां मिल सकता है, वहां 42 लाख टन मिल सकता है। तो हम 5.4 लाख टन सालाना कर रहे हैं। अगर 42 लाख टन मिल गया तो 8 साल 7 साल का तो काम ही हो गया। अब आप देखिए एक और खनिज होता है मैग्नीज। अभी मैगजीन लिखने वाला करीब 60 लाख टन ये हम खरीदते हैं हर साल बाहर से। समंदर में कितना मिल सकता है आपको पता है? 9 करोड़ टन समुद्र में मिल सकता है। अब आप सोचिए एक बार अगर मिल गया तो कितना क्या काम की चीज है। इसके अलावा है निकेल। ये 36,000 टन हम सालाना खरीदते हैं, बाहर से मंगाते हैं 36,000 टन। समुद्र में कितना मिल सकता है आपको पता है? 47 लाख टन समुद्र में मिल सकता है। 47 लाख टन, कहां 36,000 टन सालाना। तो आपको समझ में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी ने क्यों कहा कि जाओ जरा भेजो किसी को ढूंढे। देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है और इसकी कोई बात ही नहीं करेगा, कोई आपको बताएगा ही नहीं। इसलिए कहता हूं पाठशाला में एडमिशन लीजिए, दूसरों को भी दिलवाइए। दुनिया भर के बड़े बड़े देश ऐसे ही समंदर में डुबकी नहीं लगा रहे हैं ना भाई।
उनको वहां अंदर जाके मजा थोड़ी आ रहा है। आपको बताता हूं कि सी माइनिंग से कई देश कितना कमा लेते हैं। अगर आप देखेंगे, सी माइनिंग मतलब समुद्र के अंदर गए और वहां पर SEA वाला सी लिख रहा हूं, और सी माइनिंग जिसको कहते हैं, उससे कमाई देखिए कितनी होती है। सी माइनिंग से कमाई चाइना 5 ही देश अभी कर रहे हैं, वो 27,000 करोड़ रुपए ये कमाई कर ले रहा है सी माइनिंग से। न्यूजीलैंड ये सी माइनिंग से कितना कमाई कर ले रहा है? 2011 से अब तक वहां पर 82 लाख करोड़ का खजाना मिला है। खनिज या खजाना कह लीजिए, मिला है 82 लाख करोड़। और आपको शायद पता नहीं होगा कि समंदर की गहराइयों में गोल्ड और यूरेनियम जैसी कीमती धातु भी भारी मात्रा में। दुनिया भर के समंदर में गोल्ड करीब 700 को जानकर हैरानी होगी कि अब तक दुनिया भर के देश समंदर की गहराई में छुपी चीजों के बारे में सिर्फ 1% की जानकारी रखते हैं। अभी 99% जानकारी तो बाकी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भारत बड़ी महाशक्ति बनता जा रहा है। समंदर के लिए समुद्रयान मिशन हो या फिर अंतरिक्ष में बड़ी छलांग लगाने वाला गगनयान। आज ही सरकार ने बताया कि 2024 में भारत अपना पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन लॉन्च कर देगा, जिसमें अंतरिक्ष में भारतीयों की पहली स्वदेशी उड़ान होगी। गगनयान के लिए अंतरिक्ष यात्रियों का सिलेक्शन हो गया है। इनकी स्पेशल ट्रेनिंग बेंगलुरु में चल रही है। गगनयान के जरिए भारत की स्पेस पावर को दुनिया देखेगी, मतलब भारतीय विमान में बैठकर स्पेस में जाएंगे। हो गया, काम चल रहा है, 2024 में हो जाएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में छपने वाले रिसर्च पेपर के मामले में भारत ने कैसे अब टॉप 3 देशों में जगह बनाई है, उसे भी समझिए। 2010 में भारत की रैंकिंग क्या थी? 7वें नंबर पर। 2020 में अब हम 3रे नंबर पर आ गए। 2010 में 60,555 रिसर्च पेपर पब्लिश होते थे, अब यह बढ़कर 1,49,213 रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं। मतलब इस तरह से रिसर्च लोग करें, उनको प्रमोट करो, उनको उत्साहित करो। इसके लिए भी जब मोटिवेट किया जाता है तो ऐसी चीजें होती हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी चीन की है। वहां 140 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। कहा जा रहा है कि 2025 से चीन की आबादी घटने लगेगी, जिससे चीन को चिंता भी। लेकिन इस चिंता को तो छोड़िए, चीन कुछ ऐसा कर रहा है जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। चीन अंतरिक्ष में बच्चे पैदा करने का प्लान बना रहा है। चीन की स्पेस एजेंसी चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने अंतरिक्ष में जीरो ग्रेविटी में रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन से जुड़ी जानकारी पता लगाने के लिए बंदरों को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी की। सवाल यह है कि क्या बंदरों के बाद अगला एक्सपेरिमेंट इंसानों पर होगा? और स्पेस बॉर्न बच्चे कैसे होंगे जो अंतरिक्ष में जाकर पैदा होंगे? वो धरती पर पैदा होने वाले बच्चों से कितने अलग होंगे? और क्या वो स्पेस में आसानी से रह पाएंगे? ऐसा कुछ होगा क्या? चीन अब स्पेस में अपनी दुनिया बसाने के बारे में आगे सोच रहा है। क्या ये बच्चे जो अंतरिक्ष में पैदा होंगे वो धरती पर लौटकर जीवित रह पाएंगे? तमाम ऐसे सवाल हैं। अंतरिक्ष में इंसानी बस्ती बसाने से पहले यह रिसर्च की जा रही है कि क्या अंतरिक्ष में प्रजनन हो सकता है। पता चला वहां जाके बस गए और फिर प्रजनन ही नहीं हो पाएगा, बच्चे नहीं पैदा हो पाएंगे, फिर क्या लौट के आइएगा बच्चा पैदा कर? तो चीन ने एक मिशन प्लान किया जिसके तहत अंतरिक्ष में लाइफ साइंस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। हाल ही में चीन का स्पेस स्टेशन तियांगोंग ये बनकर तैयार हुआ है। इसी स्पेस स्टेशन में प्रजनन से जुड़े एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे। स्पेस स्टेशन में वेंटियन नाम से एक बड़ा कैप्सूल तैयार किया गया। स्पेस में प्रजनन की संभावना जानने के लिए अब बंदरों को चीन भेज रहा है कि जाओ जरा वहां बच्चे पैदा करके दिखाओ। बंदर जाएंगे, बच्चे पैदा करेंगे। ये बंदर तियांगोंग स्पेस स्टेशन के वेंटियन बायोलॉजिकल कैप्सूल में रहेंगे। कैप्सूल जैसी चीज रहेगी, उसमें बंदर रहेंगे। जैसे ये भाई दिख रहा है ना, ये स्पेस सूट वगैरह पहन के जाएगा। कैसा जाएगा अभी और बताता हूं। यहां बंदरों को प्रजनन के लिए प्रेरित किया जाएगा
और उनकी देखभाल भी की जाएगी। अब बंदर, सोचिए चाइनीज बंदर जाएगा, अब पता नहीं चाइनीज होगा कि कहीं और से मंगाएंगे, लेकिन बंदर जो है वो अंतरिक्ष में जाएगा बच्चे पैदा करने। चाइना को देखना है कि वो बच्चे पैदा हो सकते हैं कि नहीं अंतरिक्ष में। चीन के स्पेस स्टेशन में 6 एस्ट्रोनॉट्स के रुकने की जगह है। जब बंदर स्पेस स्टेशन जाएंगे तो उनको अलग कैप्सूल में रखा जाएगा। ऐसे में बड़ी चुनौती बंदरों को स्वस्थ रखने की होगी कि वो फिट रहें, क्योंकि बंदर को आप बोल तो नहीं सकते ना भाई कि तुमको ये फॉलो करना है, तुम कर लेना। जैसे यहां से एस्ट्रोनॉट जाते हैं तो उनको पता है कैसे क्या करना है। बंदर को थोड़ी समझ में आ रहा है कि वो अंतरिक्ष में है। बंदर को ये थोड़ी समझ में आ रहा है कि वो पेड़ से पेड़ कूदता था, उड़ता था, उड़ते उड़ते जैसा लगता था, अब अंतरिक्ष में बिना पेड़ के उड़ रहा होगा जीरो ग्रेविटी में, तो उसका क्या, बंदर का तो दिमाग घूम जाएगा। पर उसको क्या पता, उसको यहां बच्चे पैदा करने भेजा गया। एस्ट्रोनॉट्स पर बंदरों के देखभाल की जिम्मेदारी होगी। तुम देखो भाई ये लोग ठीक से रहे। बंदरों को खाना खिलाना एस्ट्रोनॉट करेगा, उनकी गंदगी को साफ करना होगा तो एस्ट्रोनॉट करेगा। बंदरों को शांत और खुश रखना भी एस्ट्रोनॉट के लिए चुनौती होगी। मतलब बंदर वहां राजा होगा, मजे करेगा, एस्ट्रोनॉट सब देखेगा कि ठीक से रहे। स्पेस तक का सफर करने के बाद बंदरों की सेहत की मॉनिटरिंग करनी होगी। जीरो ग्रेविटी में बंदरों के शरीर में क्या बदलाव आए ये टेस्ट किए जाएंगे। कैप्सूल के अंदर नर और मादा बंदर लड़ाई ना करें यह भी देखना होगा। कैप्सूल के अंदर बंदरों का व्यवहार बंदर जैसा ना हो, जैसे हम नहीं बच्चों को कहते हैं बंदर जैसा इधर से उधर ना उछलो, बैठो। लेकिन बंदर को थोड़ी बोलिएगा कि बंदर जैसा ना उछलो, तो बंदर ही है, वो तो उछलेगा ही। तो उसका व्यवहार बंदरों जैसा ना हो, मतलब कहने वाले बंदर जैसा, तो वो देखना होगा। बंदरों का व्यवहार क्या बदल रहा है, अकेलापन महसूस कर रहा है क्या, ये सब मॉनिटर होगा। रिप्रोडक्शन के लिए उचित माहौल तैयार करना होगा और यह भी देखना होगा कि बंदर उस समय खुश रहे। चीन ने अंतरिक्ष में प्रजनन की संभावना तलाश करने के लिए बंदरों को चुनने के पीछे क्या तर्क दिया वो भी सुनिए। वो कह रहा है कि बंदर इंसानों के पूर्वज हैं। कहा जाता ना कि हम सब पहले बंदर ही थे, तो बंदर कर लेगा तो इंसान भी कर लेगा। विज्ञान के मुताबिक बंदर को इंसानों का सबसे करीबी जीव माना जाता है। यानी बंदर और इंसानों की जो शारीरिक संरचना है वो एक दूसरे से काफी मिलती है। बंदरों और इंसानों की प्रजनन प्रक्रिया में भी कई समानताएं, इसलिए लाइफ सेविंग दवाओं को अक्सर ह्यूमन ट्रायल से पहले बंदर पर आजमाया जाता है कि दवा पहले बंदर को खिलाओ, इस पे चल जाएगी तब इंसान को खिलाएंगे। दरअसल अंतरिक्ष में रिप्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी तलाश करने की शुरुआत 90 के दशक से जारी है। चाइना अकेला नहीं कर रहा। पहले हो चुके प्रयोगों को देखने के बाद ही चीन ने बंदरों को स्पेस में भेजने का फैसला किया और शायद इसके बाद अगला नंबर इंसानों का हो। आपको 90 के दशक में हुए एक महत्वपूर्ण प्रयोग के बारे में बताता हूं। 1994 में अमेरिकी स्पेस एजेंसी जो नासा है, उसने एक जेलीफिश को अंतरिक्ष में भेज दिया। अच्छा, जेलीफिश को देखिए तो वो पानी में भी ऐसी लगती है जैसे अंतरिक्ष में तर रही, मजे ले ले। अब वो चली गई अंतरिक्ष। जेलीफिश समुद्री जीव होता है और वो इंसानों की तरह ग्रेविटी पर रिस्पॉन्स करता है। नासा क्या चाह रहा था कि ये पता चले कि स्पेस में जेलीफिश का प्रजनन कराया जाए और पृथ्वी पर लाया जाए तो देखेंगे ये हो सकता है। तो स्पेस में नासा ने जेलीफिश की ब्रीडिंग कराई और बेबी का नाम मून जेलीफिश रख दिया। मून जेलीफिश जीरो ग्रेविटी में भी जीवित रहा। जेलीफिश ने खुद को स्पेस के मुताबिक अडॉप्ट भी कर लिया, ढाल लिया खुद को। पृथ्वी पर वापस आने पर जेलीफिश को काफी परेशानी होने लगी। पृथ्वी की ग्रेविटी में मूवमेंट करने में दिक्कत आ रही, लेकिन कुछ समय बाद जेलीफिश ने खुद को यहां भी ढाल लिया। जेलीफिश काफी हल्के होते हैं, लेकिन उन पर भी ग्रेविटी का असर पड़ता है। जेलीफिश के अंदर इंसानों की ही तरह गैविसेप्टर्स लगे होते हैं, जिससे वो पृथ्वी की ग्रेविटी के हिसाब से रहते हैं, मूवमेंट करते हैं। जिस तरह से इंसानों के कानों में ग्रेविटी बैलेंस के लिए लिक्विड होता है, यहां लिक्विड होता है ग्रेविटी बैलेंस के, वैसे ही जेलीफिश में भी है। इसी तरह से 90 के दशक में कई दूसरे जानवरों को स्पेस में भेजा गया और उनकी ब्रीडिंग कराई गई। भाई जेलीफिश तो बच्चा पैदा करके आ गई, रह गई, लेकिन ये इंसान कर पाएगा या नहीं, ये कनेक्ट नहीं हो पाया, क्योंकि जेलीफिश और इंसान में बड़ा फर्क था। तो फिर मछली भेजे, मेंढक भेजे, चूहे भेजे। इन सभी जानवरों के बच्चों ने खुद को स्पेस के हिसाब से अडॉप्ट किया और जब पृथ्वी पर वापस लाए गए
तो पृथ्वी के माहौल में भी कुछ दिनों में ये ढल गए। हालांकि इनमें से ज्यादातर जानवर कुछ ही दिनों में मर गए थे, तो इसलिए पता नहीं चल पाया कि ये कितना लंबा चलेगा मामला। कई बार इसका मतलब यह हुआ कि जानवरों पर स्पेस में प्रयोग हो चुके हैं। अब नंबर आया है बंदरों का, जिनको चीन स्पेस में भेज रहा है। बंदरों ने भी जेलीफिश और चूहों की तरह रिस्पांस मिला, तो अगला नंबर इंसानों का होगा जो वहां जाकर बच्चे पैदा करेंगे। लेकिन ऐसा होने से पहले बंदरों पर प्रयोग के 2 पॉइंट आपको समझने होंगे। पहला पॉइंट, जीरो ग्रेविटी यानी स्पेस में पैदा होने वाले बंदर खुद को स्पेस के माहौल में ढाल लें, यह जरूरी हो। दूसरा पॉइंट है, पृथ्वी पर लौटकर बंदरों के बच्चे खुद को यहां की ग्रेविटी के हिसाब से अडॉप्ट कर लें, यह भी जरूरी होगा। अगर ऐसा होता है तो स्पेस में रिप्रोडक्शन के एक्सपेरिमेंट इंसानों पर भी होने का रास्ता खुल जाएगा, और शायद एक ऐसा इंसान पैदा कर लिया जाए जिसे जीरो ग्रेविटी और पृथ्वी की ग्रेविटी दोनों ही माहौल में रहने में कोई दिक्कत ना हो। अंतरिक्ष में रिप्रोडक्शन के अलावा भी कई और प्रयोग किए जा रहे हैं, उनके बारे में भी आज आपको बताता हूं, क्योंकि इन प्रयोगों के बारे में जानकर आप बहुत हैरान रह जाएंगे। अंतरिक्ष में एस्टेरॉयड माइनिंग पर भी काम चल रहा है। एस्टेरॉयड अंतरिक्ष में घूमने वाले उल्का पिंड होते हैं जो पत्थर, धूल और मिनरल से बने होते हैं। यानी इन एस्टेरॉयड की माइनिंग करने की भी कोशिश की जा रही है, क्योंकि सालाना 900 एस्टेरॉयड पृथ्वी के पास से होकर गुजरते हैं। और माइनिंग के प्रयोगों के पीछे कारण यह बताया जा रहा है कि एस्टेरॉयड के खनन से लाखों टन सोना और प्लैटिनम मिल सकता है। मतलब इंसान ने अंतरिक्ष को भी नहीं छोड़ा, वहां जो उल्का पिंड हैं उनको भी खंगाल रहा है कि इससे सोना प्लैटिनम कुछ मिल रहा है क्या, देखो जरा। यानी एक उल्का पिंड में अगर सोने का भंडार मिल गया तो यहां लोग माला माल। इसलिए इस तरह का प्रयोग चल रहा है कि उल्का पिंडों की भी माइनिंग की जाए। अंतरिक्ष में 16 साइकी नाम का एक एस्टेरॉयड है जहां सबसे ज्यादा सोना और प्लैटिनम है। कहा जाता है कि उल्का पिंड में मौजूद सोना धरती के सभी देशों की अर्थव्यवस्था से ज्यादा है। हालांकि उल्का पिंड खनन बहुत महंगी और लंबी प्रक्रिया होती है, क्योंकि उल्का पिंडों की स्पीड बहुत तेज होती है। ऐसा नहीं है कि वहां पे खड़ा है उल्का पिंड, गए ठोके अरे सोना निकल आया। वो चल रहा है तेजी से, और खनन के लिए ऐसा प्रयोग करना होगा जिससे उल्का पिंडों की स्पीड के हिसाब से माइनिंग हो सके। एक्सपर्ट्स के मुताबिक एस्टेरॉयड से अगर 60 ग्राम सामान लाना होगा तो इसमें लगभग $1 अरब का खर्च आएगा। $1 अरब। तो सोचिए इतना सस्ता भी नहीं है। सोच रहे हैं कि अरे सोना मिल रहा है, हम भी चलें क्या, या किसी को बोल दे भाई थोड़ा उधर से लेते आना। ऐसा नहीं चल रहा, बहुत महंगा काम। वैसे अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा इस काम में जुट गई। एस्टेरॉयड खनन के प्रयोग के अलावा आपको यह तो पता ही होगा कि अंतरिक्ष में टूरिज्म भी शुरू हो गया है। पिछले साल सितंबर में एलन मस्क की कंपनी, वही ट्विटर वाले भाई एलन मस्क, स्पेस एक्स ने 4 आम लोगों को अंतरिक्ष में भेजा था। ये सभी नॉन प्रोफेशनल अंतरिक्ष यात्री हैं। इन सभी ने 4 दिन अंतरिक्ष में बिताए। एलन मस्क के अलावा अरबपति रिचर्ड ब्रैंसन की भी कंपनी है वर्जिन गैलेक्टिक, और जेफ बेजोस की कंपनी है ब्लू ओरिजिन। ये भी स्पेस टूरिज्म के फील्ड में है और लोगों को अंतरिक्ष की सैर करवा रहे हैं। लेकिन थोड़ा मोटा खर्चा लगता है, हम और आप अभी उतना अफोर्ड नहीं कर पाए। हम लोग उनको जाते देखेंगे और मजा आया पूछेंगे। इसके अलावा अंतरिक्ष में कॉलोनी बसाने की योजना पर भी काम चल रहा है। नासा ने चांद पर कॉलोनी बनाने की घोषणा की है। अंतरिक्ष यात्री चांद पर बनी कॉलोनीज में रहेंगे और यहां पर खेती के साथ साथ दूसरे प्रयोग किए जाएंगे। अब यहां से ये नहीं होगा कि टेलीस्कोप लगाए और वहां देख लेंगे कि आलू उगा कि नहीं उगा। अभी बहुत दूर की कौड़ी है, लेकिन ये सब काम चल रहा है। पूरी दुनिया मान रही है कि आने वाला समय स्पेस टेक्नोलॉजी का है, और जिस देश का अंतरिक्ष में दबदबा होगा दुनिया पर उसका प्रभाव उतना ज्यादा होगा। इसलिए अब स्पेस फोर्स भी तैयार की जा रही है। यानी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के अलावा अब स्पेस फोर्स पर भी लोग काम कर रहे हैं, देश काम कर रहे हैं। अमेरिका, रूस, फ्रांस, ईरान और चीन के पास स्पेस फोर्स है। स्पेस फोर्स का काम क्या है भाई? कि अंतरिक्ष मिशन के दौरान मदद करो, अंतरिक्ष मिशन के दौरान आने वाले खतरों को न्यूट्रलाइज करो। भारत के पास अभी कोई स्पेस फोर्स नहीं, लेकिन भारत में डिफेंस स्पेस एजेंसी है जिसमें तीनों सेनाओं के जवान और अधिकारी शामिल होते हैं। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में,
और इसका मुख्य काम है स्पेस वॉरफेयर और सैटेलाइट इंटेलिजेंस को ऑपरेट करना। मार्च 2019 में भारत ने इसी की तरह से एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफल परीक्षण भी किया। तो स्पेस में भी बहुत कुछ चल रहा है, जबरदस्त चल रहा है। ये सब बातें आपको जाननी चाहिए, इसलिए मुझे लगा आपको बता देता हूं स्पेस के बारे में।